हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO फॉर यूनिट नंबर 17 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें लिख के आने हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अच्छे खासे पॉइंट्स इसमें हमें मिल जाते हैं राइट डाउन करने के लिए। तो 10 to 20 मार्क्स में हम जो है अच्छा खासा कंटेंट इसमें लिख के आ सकते हैं। काफ़ी बार आया भी है। तो क्या क्या पॉइंट्स हमें इसमें लिखने हैं। GDP ग्रोथ के बारे में, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिडक्शंस ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। तो इसमें से हमने काफ़ी जो 8 पॉइंट्स हैं हमारे वो पहले ऑलरेडी एक हमारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। ये 2 टॉपिक हमारे रहते हैं, ये आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती क्या है, जब हम बाहर की कंट्री में किसी अदर कंट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस इज टू प्रमोट फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द अप्रूवल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन माउंटिंग अप विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले क्या होता था, पहले इजाज़त नहीं थी या अलाउ नहीं किया जाता था कि हम बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आके, इंडिया में आके जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्यों नहीं किया जाता था? पहले ये था कि अगर हमारी कंट्री में अगर FDI की जाएगी, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाएगी, किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है हमारी कंट्री के लोगों पे पड़ेगा। क्योंकि बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, वो मोनोपोली क्रिएट कर सकती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करती है, अगर वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है तो किस पर्पज़ के लिए कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी वजह से जो है हमारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना मिले, वो हमारी इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, तो इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर के जो है लोगों पर पड़ सकता है कि उनको हो सकता है कि रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकती है जिसकी वजह से हमारे जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स है, जो स्मॉल फॉर्म है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया जाता था पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटाया गया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया। क्यों किया गया? ताकि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। और एक ऐसा टाइम आया था जब हमने क्या किया था, ये देखा गया था कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे, कैपिटल गुड्स वगैरह को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से हमें बाहर की कंट्री से जो है मशीन वगैरह लानी पड़ती थी ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी ही कंट्री के अंदर जो है वो रिसोर्सेज को डेवलप करें और प्रोडक्शन करें, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, हमें मशीन वगैरह की ज़रूरत थी। तो जो हम बाहर की कंट्री से लेके आते थे, तो क्या हुआ, जब हमने लिबरलाइज़ कर दिया इंपोर्ट को तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएंसी आने लगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएंसी को देखते हुए, बोरिंग्स को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा FDI को अलाउ किया गया। FDI अगर हमारी कंट्री में आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो कैपिटल आती है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टेंट्स है, जो प्रॉब्लम है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो भी रिमूव होती है। और जो स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स कैपिटल है, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की जो हमारी कैपेसिटी है हमारी कंपनी की, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्री की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम इतना अर्न कर ले कि हम हमारे जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनकी पेमेंट कर सकें। तो जिसकी वजह से समय समय पे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया, जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिमूव किया गया। सो इट वुड बी ऑफ द इंटरेस्ट टू कंपेयर FDI flow in India with other developing countries. So it is observed that FDI flow in India was just 1.8% of the total inflow of all the developing countries in 1997 and these shares declined to 1.2% in 1998. अगर हम बात करते हैं FDI फ्लो की इंडिया में, तो 1997 में जो FDI का फ्लो था हमारी कंट्री में, जो इन्वेस्टमेंट की गई थी FDI के रूप में, जो टोटल इनफ्लो हुआ था वो 1.8% था, जो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया। अगर 1998 की बात करें तो 1998 के अंदर जो कितना डिक्लाइन हुआ था, तो 1.2% तक जो है वो डिक्लाइन हो गया था। सो दस इंडिया हैज़ फेल्ड टू अट्रैक्ट इनफ FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू गिव a boost to its economy. So however of late India has brought about a shift in its FDI policy by removing some of the restriction on FDI inflow. अब क्या हुआ था कि कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से लोग जो है वो डिसइन्वेस्ट करना स्टार्ट कर गए थे हमारी इकोनॉमी से।
क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, जिसकी वजह से एक कंपनी जो है वो क्या कर रही थी, फॉरेन कंपनी डिसइन्वेस्ट कर रही थी। तो अब इसकी वजह से अगर एक फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री से डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारी जो कंट्री है इंडिया वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, तो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने सोचा कि हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक इकोनॉमी ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उन रिस्ट्रिक्शन को काफ़ी हद तक जो है वो रिमूव कर दिया, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फॉरेन इन्फ्लो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। सो गवर्नमेंट हैज़ ओपन अप मोर एरियाज अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट बाय प्लेसिंग मोर एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। पहले क्या होता था, एफडीआई को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन की ज़रूरत होती थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, कोई भी जो है बिना परमिशन के जो है एंट्री नहीं ले पाता। अब परमिशन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो रिस्ट्रिक्शन थी बहुत सारे एरियाज़ में से रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया और ऑटोमेटिकली जो है वो अप्रूवल दे दिया कि कोई भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आके ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको किसी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, अंडर द न्यू एफडीआई पॉलिसी ऑल द एनआरआई means non-residents of India and the foreign investors are allowed to bring in 100% of the investment subject to a small negative list which have been kept out of the automatic route। अब इसमें कहा गया कि पहले धीरे धीरे करके जो है रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया। पहले 51% तक जो थी इन्वेस्टमेंट अलाउ की हुई थी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, बट ये रिस्ट्रिक्शन भी हटाई और 100% तक इन्वेस्टमेंट को अलाउड किया गया किसी भी एनआरआई को। एनआरआई मीन्स दोज हु आर नॉट लिविंग इन इंडिया, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, दे आर अलाउड टू डू इन्वेस्टमेंट अप टू 100%, ठीक है, इन एनी एरियाज बट सब्जेक्ट टू अ स्मॉल नेगेटिव लिस्ट। मीन्स एक स्मॉल नेगेटिव लिस्ट को डाला हुआ है कि इसके अंदर जो भी आइटम्स आती है उसमें जो है एफडीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकती बिना अप्रूवल के, ठीक है। अगर इस एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी अदर किसी भी एरिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी परमिशन के। इसके बाद आता है द एरिया विच हैव बीन डिनाइड ऑटोमेटिक एफडीआई अप्रूवल आर, जैसे कि हमने बात की कुछ एक नेगेटिव लिस्ट है जहाँ पे जो है एफडीआई जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, उसको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कौन से एरियाज हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सो इंडस्ट्री विच रिक्वायर एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। पहले ये था कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को ओपन अप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो उस एरियाज़ में जो एफडीआई को नहीं किया जा सकता, एफडीआई को ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं दी जाती। उसके बाद है यूनिट मैन्युफैक्चर आइटम्स विच आर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि कुछ ऐसी यूनिट्स है, कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग आइटम है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर एफडीआई उस एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको सबसे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बिना अप्रूवल के जो है उस एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जो एरिया स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लोकल बॉडीज़ विच हैज़ बिन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। लोकल बॉडीज़ कुछ ऐसी है जहाँ पे जो है गवर्नमेंट की जो है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। लोकल बॉडी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सो गवर्नमेंट हाउएवर हैज़ एग्जेम्प्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटिंग फ्रॉम सच लोकल लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन। तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की, जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, उनसे छूट दिला दी है कि हाँ भाई एफडीआई जो है वो इन एरियाज़ में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, प्रिंटिंग में, इनमें जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया। ये था हमारा जो है एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट असेसमेंट और है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, ठीक है। रीजन वाइज जो डिस्पैरिटी थी उसको क्या किया गया, रिड्यूस करने की बात की गई है। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज़, ठीक है। एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जो भी डिस्पैरिटीज़ है, ठीक है, तो उस डिस्पैरिटीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा और रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सो विद दिस एंड इन व्यू the state policy have been patterned to help the backward regions and higher allocations were made for the backward states so that the regional disparity could be narrowed down। तो ऐसा था कि एक रीजन को बहुत ज़्यादा डेवलप किया होता है और दूसरी रीजन की तरफ ध्यान ही नहीं
गया। तो इसमें कहा गया है कि जो भी बैकवर्ड रीजन्स हैं जिनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उनकी डेवलपमेंट की बात की गई है कि हाँ हम भाई हमें उनको भी डेवलप करना है और उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। सो बट द रिफॉर्म प्रोसेस इनिशिएटेड इन 1991, जब नया हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, कब आई थी? 1991 में, जिसमें हमने कहा था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाए थे। इट हैज़ बीन एम्फेसाइजिंग द यूज ऑफ द मार्केट फोर्स विच नेचुरली अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट टू रीजन्स more developing infrastructure, both economic and financial. It did not pay any attention to the questions of regional imbalances. तो अब क्या हुआ था, जैसे कि 1991 में हमने क्या किया, हर एक एरियाज़ को जो है वो लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, ग्लोबलाइज कर दिया कि आप आके किसी भी एरियाज़ में जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हो, किसी भी एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट थी वो कौन से एरियाज़ में थी? जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जहाँ पे इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं आई थी कि रीजनल इम्बैलेंसेस के बारे में, यहाँ पे जब उस समय कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है डॉक्टर एम.जे. कुरिनिया ऑफ द प्लानिंग कमीशन हैव मेड एन एक्सटेंशन स्टडी ऑफ द वाइडनिंग रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। जो एम.जे. कुरियन थे, डॉक्टर एम.जे. कुरियन, ठीक है, जो कौन थे? प्लानिंग कमीशन से। उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं इंडियाज़ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया। ही हैज़ इंडिकेटेड दैट मोर देन 2/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड वर कंसंट्रेटेड इन द फॉरवर्ड states, and a similar situation prevailing in terms of financial assistance distributed by all India financial institutions as well as the state financial corporations. So all the Indian financial institute and disbursed 67.3% of the total financial assistance to forward states up to 31st of March 1997. Even among the 9 forward states, the 4 states Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh were able to appropriate about 51% of the total assistance, and in case of state financial corporation 70% of the total assistance were received by the forward states. तो यहाँ पे कहा गया कि हर एक रीजन को डेवलप करने के लिए, जो भी रीजनल डिस्पैरिटी है उनको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, ताकि हर एक एरियाज़ जो है वो इक्वली डेवलप किया जाए और हर एक एरियाज़ के बीच में जो डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको ख़त्म किया जाए। So these analyses underline the fact that the reform process has favored the forward states in terms of approval of investment proposal as well as the financial assistance. Consequently, the already better off states could accelerate the growth process, while the backward state, being unfavorably treated, faced a retardations in growth. So this explains the growing disparities in terms of growth of NSDP, both total and per capita. It has been to acknowledge that the reform process will not be able to achieve its social economic objective because the private sector is merely concerned with profit motive. The liberalization process, which has reduced the role of public sector investment, has failed to fill the vacuum created by the withdrawal of public sector investment in infrastructure, more especially in the backward state, ठीक है। backward state poverty emphasized millions of Indians are connected to the internet, but millions more are not yet connected to fresh waters. India accounts for 30% of the world's software engineer, but also 25% of the world malnourished. So our challenge is to turn the newest discovery into the best weapon humanity has ever had to फाइट पॉवर्टी। अब क्या हुआ, जैसे लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट आया, प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आया, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया, ज़्यादातर क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो किसके हाथों में चला गया? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जो है वो चला गया। और पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। उस एरियाज़ में डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जहाँ पे वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे थे, या जो अच्छा खासा वर्क नहीं कर रहा था ताकि वो रिसोर्सेज को सेव कर सके। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर थे वो तो सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है पॉइंट कि इस समय क्या हुआ कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी वो बढ़ती गई, क्योंकि उन एरियाज़ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग गए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अच्छा मिल रहा था, जहाँ पे इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको अच्छे से मिल रही थी। इसका रीज़न ये हुआ कि जो डिस्पैरिटीज़ थी, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी वो बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से
लोगों के पास इंटरनेट तो होने लग गया। कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन था, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे फ्रेश वाटर भी लोगों को जो है ईज़िली अवेलेबल नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे 30% जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, लेकिन 25% सेकंड अगर हम एरिया की बात करें वहाँ पे 25% जो है ऐसे माल नॉरिश्ड पीपल थे जिनको अच्छे से खाना भी नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज था कि किस तरीके से जो है पॉवर्टी को जो है वो रिड्यूस किया जाए और जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है, उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की हमारी वीडियो में हमने जो 2 पॉइंट जो है वो असेसमेंट के बारे में पढ़े, जो हमारी लास्ट वीडियो में रह गए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।